मेरी स्क्रीन विजिबल है ना तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ। देखो, अब हम लोग टॉबिन का मॉडल स्टार्ट करते हैं। टॉबिन मॉडल बताने से पहले कुछ चीज हम तुम लोगों को बता दें। टॉबिन मॉडल में ये जो मॉडल है ये काफी मैथमेटिकल है, ठीक है। तो इसके हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के सारे मतलब अ, सभी लोगों जिनको कि मतलब ये मॉडल करना है, तो ये अगर मैथ्स में या बहुत ज्यादा इसके हम लोग डिटेल इसका जो डेरिवेशन है मॉडल का, या डेरिवेशन जो इसके इक्वेशंस का है, उसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पे नीडेड नहीं है। इसका जो बेसिक इक्वेशंस हैं और वो कैसे डिराइव हुए हैं वो हम तुम लोगों को बताएंगे। और ये जो मॉडल हमने यहाँ से लिया है, ये टॉबिन का ओरिजिनल जो पेपर था, इकोनोमेट्रिका एक जर्नल होता है। अगर तुम लोग इकोनॉमिक्स की फील्ड में हो तो अब तुम लोग को इकोनोमेट्रिका के नाम से मतलब पता होना चाहिए कि इकोनोमेट्रिका जो है वो इकोनॉमिक्स का एक मतलब अगर टॉप 5 वर्ल्ड के जर्नल्स कहे जाएं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो उसमें इकोनोमेट्रिका है। और इकोनोमेट्रिका में अगर आपका एक पेपर पब्लिश हो जाता है, तो आप उस एक पेपर के भरोसे आप पूरी लाइफ अपनी स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। उसमें पेपर पब्लिश होने की मतलब इतनी वैल्यू है। तो ये जो मॉडल लिया हुआ है या इसका जो बेस है, टॉबिन का ओरिजिनल पेपर जो है वो इकोनोमेट्रिका में पब्लिश हुआ था। अगर तुम लोग चाहोगे, कोई उसको पढ़ना चाहोगे, तो हम वो भी शेयर कर देंगे तुम लोग को। वहां से ये हमने चीजें ली हैं और इसको सिंप्लीफाई करके तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ये मॉडल में डिटेल या मैथमेटिकल पोर्शन ज्यादा है, तो अगर किसी पोर्शन पे तुम लोगों को नहीं समझ में आता है तो मुझे बताना। नहीं तो मतलब जो हम एग्जैक्ट जो डेरिवेशन है इक्वेशन का, या जैसे टॉबिन ने उसका इक्वेशन का डेरिवेशन किया है, उसमें नहीं जाएंगे। इक्वेशंस जो उन्होंने डिराइव किए हैं, जो फाइनल रिजल्ट डिराइव किया है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उस मॉडल का क्या अंडरस्टैंडिंग है वो हम तुम लोगों को डेवलप करेंगे। जो डेरिवेशन है इक्वेशंस की उसमें नहीं जाएंगे, वो यहाँ पे है। अगर तुम लोग चाहोगे, जो इसमें इंटरेस्टेड हो, डेरिवेशन में इंटरेस्टेड हो, वो उसको यहाँ से कवर कर सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉबिन का मॉडल। देखो, जेम्स टॉबिन ने 1965 में सिंपल मॉडल ऑफ मॉनेटरी ग्रोथ विच फॉलोज द स्लोवेनियन मॉडल, सोलो का एक मॉडल था, ठीक है। तुम लोगों ने सुना होगा, या डायनेमिक मैक्रो में भी तुम लोगों को कवर करना है, वो मैन से कवर करेंगे। तो सोलो का जो मॉडल था उसी को बेस बना के टॉबिन ने अपने मॉडल को डेवलप किया था, ठीक है। उसी को बेस था। उसने उसमें एक एडिशन किया था। एडिशन क्या किया था? एट द एग्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट डेप्ट, या गवर्नमेंट डेट, या जो हम लोग इसको कहते हैं नेट आउटसाइड वेल्थ। इसको तुम लोग सिंपल लैंग्वेज में बस ये समझो कि अभी तक जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू जो है वो सिर्फ कैपिटल मानी जाती थी। अब जो है वो मनी ऑफ टॉबिन ने इंट्रोड्यूस किया कि मनी भी विल आल्सो बी कंसिडर टू बी द स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। फॉर ऑल आवर पर्पसेस लेट अस अज्यूम देयर इज ओनली वन साइड सच टाइप ऑफ आउटसाइड वेल्थ एंड दैट इज मनी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने, जब अभी तक मीन्स कि जब इसका पेपर पब्लिश हुआ 1965 में, देन उसके पहले क्या नाम है, जो स्टोर ऑफ वेल्थ थी या जो इन्वेस्टमेंट था, वो सेविंग होता था। सेविंग टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट जो है वो दैट विल लीड टू द कैपिटल फॉर्मेशन। यही मेन कॉन्सेप्ट था। इसी पे जो है इकोनॉमी की ग्रोथ या उसकी डेवलपमेंट की हम लोग बात करते थे। अभी टॉबिन ने इंट्रोड्यूस किया कि नहीं, स्टोर ऑफ वेल्थ जो है वो मनी भी है। मनी को भी हम लोग कंसीडर करेंगे स्टोर ऑफ वेल्थ के फॉर्म में। क्यों? लेट मनी यील्ड अ सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न व्हिच वी शैल डिनोट एज आई। अभी तक ये मानते थे कि जो कैपिटल है, कैपिटल में कोई क्यों इन्वेस्ट करता है? क्योंकि वहां से उसको रिटर्न की उम्मीद रहती है। तुम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो, तुम कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो वहां से तुम्हें कुछ रिटर्न की, एंटरप्रेन्योर हो ना, तुम एंटरप्रेन्योर हो गए, तो तुम्हें वहां से कुछ प्रॉफिट के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, इसलिए वहां पे तुम इन्वेस्ट करते हो। लेकिन मनी को ऐसा नहीं माना जाता था बिफोर टॉबिन। टॉबिन ने इंट्रोड्यूस किया कि नहीं, मनी में भी इन्वेस्टमेंट होता है, मनी में भी होल्डिंग होती है, मनी को भी एज अ सोर्स ऑफ वेल्थ हम लोग मानेंगे। बिकॉज क्योंकि मनी भी जो है वो इंटरेस्ट देता है, सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हम लोग उसको अलग अलग टर्म में उसको हम लोग डिनोट करेंगे। यहाँ पे हम लोग आई से उसको कंसीडर करके चलना है। और यहाँ पे हम लोग ब्रॉड एग्रीगेट ऑफ मनी को ही कंसीडर करेंगे। तुम लोगों ने अगर आरबीआई की डिफिनीशन पढ़ी होगी पब्लिक फाइनेंस में, तो M1 M2 M3 M4 फोर डिफिनीशन ऑफ मनी सप्लाई पढ़ी होगी, ठीक है। उसको एक बार जाके देख लेना कि ब्रॉड एग्रीगेट उसमें कौन सा होता है।
उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मनी को ये इस तरह से हम लोग अपने इकोनॉमिक मॉडल में या ग्रोथ मॉडल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो क्योंकि हम ये सोलो मॉडल पे बेस्ड है तो थोड़ा सा यहाँ पे सोलो का भी रेफरेंस आएगा। In the original Solo model, savings as a constant proportion of income translated immediately into accumulation of physical capital or investment. सोलो ने क्या कहा कि जो सेविंग थी मेरी, सेविंग वो क्या थी, हमारी कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम थी। इनकम से ही तुमने देखा होगा एक इक्वेशन लिखा जाता है स्मॉल एस एंड कैपिटल वाई, तो वो क्या डिनोट करता है, दैट सेविंग एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, मतलब जितनी इनकम है उसी की प्रोपोर्शन में तुम सेविंग करोगे। जिसकी इनकम ज्यादा है उसको ये एज्यूम किया जाता है कि वो सेविंग उसकी ज्यादा होगी। ये एक एजम्पशन है। ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी इनकम ज्यादा हो उसका कंजम्पशन भी ज्यादा हो सकता है, दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। लेकिन सेविंग इज डन इन अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, ठीक है, ट्रांसलेटेड इमीडिएटली इनटू एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल और इन्वेस्टमेंट। और यही जो सेविंग मेरी होती है दैट इज ट्रांसलेटेड या कन्वर्टेड इनटू फिजिकल कैपिटल और द इन्वेस्टमेंट, यही जो है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। एस इज इक्वल टू आई, बेसिक आइडेंटिटी तुम लोगों ने रेफर किया होगा, दैट इज सेविंग इज कन्वर्टेड इनटू फिजिकल कैपिटल और द इन्वेस्टमेंट। दिस implied of course that the physical capital was the only form of wealth that existed. अभी तक सोलो के मॉडल से हम लोगों ने ये समझा था कि फिजिकल कैपिटल ही ओनली फॉर्म ऑफ द वेल्थ है जो कि प्रेजेंट था, फिजिकल कैपिटल ही वेल्थ था जिसमें कि सेविंग जो है वो इन कन्वर्ट होती थी और वही एक फॉर्म ऑफ वेल्थ था। फॉर्म ऑफ वेल्थ मतलब कि तुम्हारे पास कोई अगर अमाउंट ऑफ सेविंग है तो उसको तुम कहाँ इन्वेस्ट करोगे, वो तुम्हारी, तो उसको कहाँ तुम स्टोर करोगे, तो हम लोग उसको अभी तक फिजिकल कैपिटल को ही वो कंसीडर करते थे। हाउएवर मनी इज एन इम्पॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव स्टोर ऑफ वेल्थ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये डेवलप हुआ, ये थिंकिंग डेवलप हुई कि मनी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टोर ऑफ वेल्थ। Tobin 1965 proceeded to place his portfolio proposition in a growth contest. How does behavior changes under these circumstances? 1965 में जो टॉबिन का मॉडल आया या टॉबिन ने जो पेपर पब्लिश किया उसमें जो अपने पोर्टफोलियो था, पोर्टफोलियो में से तुम अगर तुम्हारे पास सपोज 100 रुपीज है तो वो 100 रुपीज तुम किस फॉर्म में इन्वेस्ट करते हो। कोई हो सकता है शेयर परचेज करे, कोई हो सकता है गोल्ड परचेज करे, कोई हो सकता है प्रॉपर्टी परचेज करे, कोई हो सकता है उसको कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे, ठीक है, या कहीं पे कोई सेटअप बिल्डअप करने में इन्वेस्ट करे, तो वो तुम्हारा पोर्टफोलियो होता है, उसको हम लोग मतलब पोर्टफोलियो कहते हैं। तो पोर्टफोलियो में अब जो एक नया एडिशन हो गया दैट इज द एडिशन ऑफ द मनी। अभी तक जो पोर्टफोलियो था दैट वाज कंसिस्टिंग ओनली ऑफ द फिजिकल कैपिटल, अब जो पोर्टफोलियो हो गया दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ द फिजिकल कैपिटल एज वेल एज मनी, ठीक है। तो ये कैसे क्या नाम है बिहेवियल चेंज लाता है या ये कैसे सर्कमस्टेंसेज में चेंज लाता है, इसी को पूरा टॉबिन ने अपने मॉडल में एक्सप्लेन किया है। इनका डेरिवेशन काफी मतलब लंबा चौड़ा है, लेकिन इसका जब कंक्लूजन तुम लोग देखोगे तो वो बहुत सिंपल है, ठीक है। हम लोग इसको थोड़ा सा तुम लोगों को मैथमेटिकल फॉर्म में इसको बताएंगे, उसके बाद फिर इसके कॉन्सेप्चुअल फाइनल डेरिवेशन पे आके और उसके बाद तुम लोग को वहां से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। तो टॉबिन प्रपोजिशन इज बेस्ड ऑन क्वाइट अ सिंपल क्लोजर विद द इक्वेशन एक्सचेंज। ये तुम लोगों ने इक्वेशन एक्सचेंज पब्लिक फाइनेंस में पढ़ा होगा, दैट इज एम बी इज इक्वल टू पी वाई, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, ये सिंपल जो है इक्वेशन एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ मनी का एक इक्वेशन एक्सचेंज है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जाके रेफर करना, वहां पे एम बी इज इक्वल टू पी वाई जो है वो तुम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग वेलोसिटी है इसको कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी को एज्यूम करने का मीन्स की वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर इस जो एम वी इज इक्वल टू पी वाई है इसको अगर हम टाइम के साथ डेरिवेटिव ले लेते हैं, मतलब टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, तो डीएम बाई डी टी डिवाइडेड बाई एम, ये जो मेरा आ रहा है ये इक्वेशन मुझे मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिखते हैं, ये इस फॉर्म में, यहाँ पे जी वाला जो इक्वेशन है ये देखो, जी ब्रैकेट में एम इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में पी प्लस जी, दैट इज फंक्शन जी, यहाँ पे फंक्शन अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम बता रहे हैं, और जी वाई, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, एम वी इज इक्वल टू पी वाई जो है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिया है। देखो v जो यहाँ पे टर्म है वो गायब हो गया है क्योंकि उसको हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होता है, तो वो जीरो हो जाएगा। कोई चीज अगर कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जी एस रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल ग्रोथ रेट ऑफ अ वेरिएबल एस। जी अगर हम एम कह रहे हैं मींस प्रोपोर्शनल ग्रोथ रेट ऑफ द मनी सप्लाई,
जी हम पी कह रहे हैं तो प्राइस में क्या चेंज होगी, प्रोपोर्शनल ग्रोथ रेट ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, प्रोपोर्शनल ग्रोथ रेट ऑफ द वेरिएबल, और मेरा वेरिएबल क्या है, एम पी एंड वाई, ठीक है, वाई जो है वो इनकम डिनोट कर रहा है, प्रोपोर्शनल ग्रोथ रेट ऑफ द वेरिएबल। ये जो है मेरा ये इक्वेशन डिनोट कर रहा है दैट जी एम इज इक्वल टू जी पी प्लस जी वाई, दैट इज द प्रोपोर्शनल ग्रोथ रेट ऑफ द money supply is equal to proportional growth rate of the price plus proportional growth rate of the variable y, that is the income। इसको हम लोगों ने रीअरेंज कर दिया, तो ये क्या रीअरेंज करके मुझे मिला, जीपी इज इक्वल टू जी एम माइनस जी वाई। तो अब इसको हम लोग क्या इंटरप्रेट करेंगे, दैट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जीपी क्या हो रहा है, प्राइस है, रेट ऑफ चेंज ऑन द प्राइस, अगर प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस को टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो वो हम लोग क्या कहेंगे, वो हमारा इन्फ्लेशन हो जाएगा, प्राइस चेंज हो रहा है, तो वो मतलब अभी टाइम पीरियड टी पे कोई प्राइस है, टी1 पे कोई प्राइस है, टी2 पे कोई और प्राइस हो गई, देन जो चेंज होगा तो वो दैट विल बी रेफर टू एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, अगर इस फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें, तो जीपी इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ द मनी ग्रोथ एंड रेट ऑफ द आउटपुट ग्रोथ, ठीक। अब यहाँ पे टॉबिन ने रेट ऑफ इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द मनी ग्रोथ, दैट इज जी एम, एंड डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ द मनी ग्रोथ एंड द रेट ऑफ द आउटपुट ग्रोथ। इन्होंने सिंपल फॉर्म में इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। द ग्रेटर द डिफरेंस द हाइयर द इन्फ्लेशन रेट, मनी सप्लाई की ग्रोथ अगर ज्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू द आउटपुट ग्रोथ, देन वी आर हैविंग अ हाई इन्फ्लेशन रेट, अगर वो कम हो जाएगी मनी सप्लाई आउटपुट ग्रोथ से, तो देन वी आर हैविंग अ लो इन्फ्लेशन रेट, और दैट कैन बी रिफर टू एज डिफ्लेशन, ठीक। तो यहाँ पे तुमने इसको ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर तुम एक नॉर्मल सोचो, तो जैसे तुमने देखा होगा कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन कब अराइज होती है इकोनॉमी में, जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ने लगती है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ रही है और आउटपुट उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा है, मतलब कि कमोडिटी अवेलेबल नहीं है, सपोज तुम्हें कोई कमोडिटी परचेज करनी है, ठीक है, जैसे कि सपोज तुम्हें राइस परचेज करना है, तो उसकी आउटपुट या उसकी क्वांटिटी जो अवेलेबल इन द मार्केट है दैट इज लेस, और उसकी जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज होती जा रही है इकोनॉमी में, तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे लोगों के पास पैसा है, लोग ज्यादा उसको पे करने के लिए, क्वांटिटी उसकी कम है, लोग ज्यादा उसको पे करने के लिए उस तैयार हैं, तो वो जो प्राइस है उस राइस की, उसको जो है वो पुल करेगा अपनी साइड, ऊपर की तरफ पुल करेगा, ऊपर मीन्स इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर लोगों के पास पैसा नहीं है, क्वांटिटी पड़ी हुई है, मतलब राइस सफिशिएंट क्वांटिटी में मार्केट में है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उससे क्या होगा कि लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होगी, और जो है लोग अपने आउटपुट को, मतलब आउटपुट जो है वो आइडल पड़ा रहेगा, और उसकी प्राइस जो है वो फॉल होने लगेगी, या मतलब उसकी प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल इन्होंने आइडेंटिटी के फॉर्म में उसको एक्सप्लेन किया, हम लोग इसको जनरल लाइफ से भी रिलेट करके इसको देख सकते हैं। तो ग्रेटर द डिफरेंस द हाइयर द इन्फ्लेशन रेट, नोट द इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ दैट इफ मनी स्टॉक इज कांस्टेंट, अगर हम मनी स्टॉक को कांस्टेंट मान लेते हैं, मींस कि हमारी जो ग्रोथ रेट ऑफ द मनी है जीएम, वो हमारी कांस्टेंट है, मींस कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, मनी स्टॉक को अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं, पूरी इकोनॉमी को मान लेते हैं कि पूरी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो हमारी कांस्टेंट है, देन प्राइसेस विल फॉल एट द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ आउटपुट एंड द रियल मनी बैलेंसेस विल ग्रो एट द सेम रेट। तो फिर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो, जी पी इक्वल टू जी एम माइनस जी वाई, अगर हम जी एम को कांस्टेंट मान लेते हैं या जीरो मान लेते हैं, ग्रोथ रेट इसी कांस्टेंट मान लेते हैं, तो जीपी जो प्राइस रेट हो जाएगा दैट विल बी निगेटिव ऑफ द ग्रोथ रेट, तो दोनों में इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। तो मनी सप्लाई जो है ये बहुत थ्योरीज में जो है इनको कांस्टेंट माना जाता है, क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज करने का पावर जो है वो सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास होता है, या गवर्नमेंट के पास, इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास होता है, क्योंकि मनी प्रिंटिंग जो होती है वो गवर्नमेंट करती है, और उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट क्या नाम है, आज गवर्नमेंट का मन हुआ, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि आरबीआई से कि आप 1,000 करोड़ रुपए प्रिंट करो और उसके बाद हमको दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ आपको रिजर्व्स रखने होते हैं, 115 कितना 115 टन्स ऑफ गोल्ड कितना रिजर्व रखना होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, उतना सारे कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी होती है, देन ओनली आप क्या नाम है मनी प्रिंटिंग में जा सकते हैं। तो
हम किसी एक मूवमेंट ऑफ द टाइम पे मनी सप्लाई जो है प्रिंटिंग के मेथड से वो इंक्रीज हो सकती है, या जैसे गवर्नमेंट जो है वो मनी सप्लाई को रिड्यूस भी कर सकती है। जैसे उसने क्या नाम है कल अनाउंस कर दिया कि 100 रुपए के जितने नोट हैं वो अब नहीं इस्तेमाल हो गए, तो जितने 100 रुपए के नोट हैं इकोनॉमी में वो सारे आइडियल हो जाएंगे, उनका जो है वो इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगा, वो सारे विड्रॉ हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट में कोई नई नोट नहीं इंट्रोड्यूस की तो उतना मनी अमाउंट ऑफ सपोज तुमने ये हुआ कि गवर्नमेंट ने 100 रुपीज जो था उसे सारे नोट को बैन कर दिया और नई नोट कोई 100 रुपीज की नहीं इंट्रोड्यूस की, उतने इक्विवेलेंट नहीं इंट्रोड्यूस किया, तो जितनी नोट उन्होंने बैन की उतना मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी से विड्रॉ हो गई। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है उसके पास अलग अलग मैकेनिज्म है जिससे कि वो कंट्रोल कर सकती है। तो एक आइडेंटिटी यहाँ पे हमने ये डिराइव की कि मनी सप्लाई ग्रोथ और इन्फ्लेशन में क्या रिलेशन है। ये जनरल रिलेशन है, ये तुम लोग वैसे भी समझ सकते हो। अब देखो जो मेरी रियल वेल्थ है, जो रियल वेल्थ है, सपोज तुम्हारे पास जो 100 रुपीज हमने एग्जांपल बताया था पोर्टफोलियो के लिए, तो तुम्हारे पास 100 रुपीज है, उस 100 रुपीज को तुम अलग अलग फैक्टर्स में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरी रियल वेल्थ है वो हम सपोज कर रहे हैं कि मेरी सारी अर्निंग्स और सब कुछ करके मेरी 100 रुपीज वेल्थ है। तो वो जो रियल वेल्थ है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं ए। ये टॉबिन ने कहा कि ये दो फॉर्म में इसको होल्ड कर सकते हैं। किस फॉर्म में? रियल मनी, एक रियल मनी समझते हो, अगर हम लोग उसको प्राइस से या इन्फ्लेशन से डिफ्लेक्ट कर दें, प्राइस या इन्फ्लेशन से हम लोग उसको डिवाइड कर दें तो उसकी रियल वैल्यू आ जाती है। हाँ, तो हम लोग रियल मनी में और फिजिकल कैपिटल के फॉर्म में हम लोग टॉबिन ने कहा कि उसको होल्ड कर सकते हैं। जो हमारा टोटल वेल्थ है उसको हम लोग दो फॉर्म में होल्ड करेंगे, रियल मनी जो टॉबिन ने इंट्रोड्यूस किया और फिजिकल कैपिटल जो कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स था, जो कि पहले से चला आ रहा था, जो कि सोलो मॉडल में भी डिफाइन था, उसको इन्होंने एज सच रखा, इन्होंने उसको डिनाई नहीं किया। ठीक है, तो ये किस प्रोपोर्शन में होल्ड होगा? दैट इज ए इक्वल टू बी एम बाई पी। ये इक्वेशन हम देख लो फिर उसका इसका मतलब हम समझा रहे हैं। ए इक्वल टू बी एम बाई पी प्लस 1 माइनस बी के। इस इक्वेशन का सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि ए जो है टोटल वेल्थ है मेरी लेफ्ट हैंड साइड, टोटल वेल्थ इज इक्वल टू बी। बी क्या है? एक क्या नाम है टॉबिन, तो इसको ये टॉबिन ने ये नाम दिया टॉबिन क्यू या जो भी प्रपोर्शन कह लो, टॉबिन का प्रपोर्शन। बी ने इसको टॉबिन ने इसको नाम दिया बी, और वो प्रपोर्शन कितना हमारा मनी के फॉर्म में होल्ड करेगा, रियल मनी के फॉर्म में होल्ड करेगा। सर एंड हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही है सर। ब्रेक हो रही है? कहाँ तक सुने हो तुम लोग? यस सर, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, हेलो। हेलो सर हाँ, आवाज आ रही है ना?